नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 6 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और एक भी मरीज की मौत भी नहीं हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। जबकि 10 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 163 हो गई है और जबकि मंगलवार को प्रदेश में 158 सक्रिय मरीज थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बुधवार को कई सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 10 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। जबकि 3 जिलों देहरादून में 3, नैनीताल में और 2, पौड़ी में 1 संक्रमित मिला है। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या कई लाख बताई जा रही है और इनमें से कई लाख लोगों को ठीक भी हो चुके हैं और प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक 7,397 लोगों की जान भी जा चुकी है। बता दें कि प्रदेश की रिकवरी दर जो 96.20% और संक्रमण दर 0.4% दर्ज की गई है। उत्तराखंड सरकार कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए मुआवजा देगी। ये राशि आपदा मोचन निधि से मृतक के विविध वारिस के खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी और आवेदन करने से आपको बता दें कि 30 दिनों के भीतर ही परिजनों को मुआवजा राशि मिल जाएगी। शासन ने जिलाधिकारियों को मुआवजा राशि बांटने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 7,397 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने कोविड संक्रमण से मौत होने पर मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए शासन स्तर पर भी सभी औपचारिकताएं पूरी तरह कर ली गई हैं और शीघ्र ही जिला स्तर पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यह भी बात की है कि कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले व्यक्ति को परिजनों को 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा और बशर्ते मृतक उत्तराखंड का मूल निवासी हो या फिर राज्य में किसी भी कार्य से निवासरत हो। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य आपदा मोचन निधि के मापदंडों के तहत मृतक के विविध वारिस को मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि शासन स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूरी तरह से सभी जिलाधिकारियों को मुआवजा राशि बांटने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देश में कोविड संक्रमण का पहला केस पाए जाने की तिथि से लेकर भविष्य में भी कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को सरकार मुआवजा देगी। इसके लिए मृतक के परिजनों को तहसील स्तर पर तहसीलदार या फिर जिला स्तर पर जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर भी आवेदन करना होगा और मुआवजा के लिए आवेदन फॉर्म तहसील और जिला मुख्यालयों में उपलब्ध रहेगा। इतना ही नहीं, मुआवजा राशि पाने के लिए मृतक के परिजनों को स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारियों से भी जारी मृत्यु प्रमाण पत्र लेना होगा और आवेदन करने के बाद राज्य मोचन निधि से 30 दिन के भीतर ही डीबीटी के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश सरकार कोविड से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए मुआवजा देगी। ये धनराशि राज्य आपदा मोचन निधि से दी जाएगी। जिलाधिकारी को इसकी पुख्ता व्यवस्था करने के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। आपको इतना ही बता दें कि 30 दिन के भीतर ही पीड़ित परिवार को मुआवजा देना जरूरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कैबिनेट की अगली बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी मानदेय बढ़ाया जाएगा। सरकारी विभागों में नौकरी के लिए 24,000 पदों को भरने का फैसला उनकी सरकार ने किया है। कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ने ये बातें किच्छा में बुधवार को किच्छा के इंदिरा गांधी मैदान में विकास योजनाओं के लोकार्पण और नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में कही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने किच्छा में 105 करोड़ और बागेश्वर में 94.24 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। सीएम ने कहा कि 103 दिन में कार्यालय में उन्होंने राज्य की बेहतरी के लिए 330 से अधिक फैसले लिए हैं। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश के हर वर्ग का विकास करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस साल नवंबर में उत्तराखंड 21 साल का हो जाएगा और 4 साल में 25 की युवा व्यवस्था तक हर क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य होगा। पीछा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि आशा कार्यकर्ता प्रधानों और उपनल कर्मियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा और बंगाली समुदाय के प्रमाण पत्र के पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटा दिया जाएगा और
बस्तियों को भी सुरक्षा कवच दिया जाएगा। नजूल की भूमि पर मालिकाना हक का एक्ट जल्द बनाने जा रहे हैं। उधर आपको ये भी बता दें कि बागेश्वर में जनता को नजरअंदाज करने वाले अधिकारी सीएम के निशाने पर हैं और उन्होंने विधायकों और जिलाध्यक्षों से भी दो टूक कहा कि ऐसे अधिकारियों की सिफारिश कतई ना करें। उन्होंने ये भी कह दिया कि अधिकारी अपनी कार्यशैली सुधार लें। सीएम ने बागेश्वर जिला अस्पताल का भवन बनाने समेत तमाम घोषणाएं भी की हैं। उत्तराखंड में जमीनों के भू उपयोग परिवर्तन की दरें कम कर दी गई हैं और इससे जमीनों पर आवास, औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाने की भी राह आसान हो गई है। सचिव शैलेश बागोली ने संशोधित दरों का भी शासनादेश जारी कर दिया है और आदेश के मुताबिक ये भी कहा गया है कि महायोजना के तहत अब कृषि और हरित क्षेत्र की जमीन पर मनोरंजन और पर्यटन के लिए लैंड यूज बदलने पर सक्रिय रेट का 30 से बजाय 10%, सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक में 25 के बजाय 15%, आवासीय में बदलने पर 50 के बजाय 15%, औद्योगिक में परिवर्तन के लिए 50 के बजाय 15% और व्यावसायिक लैंड यूज परिवर्तन के लिए 150 के बजाय 15% लैंड यूज शुल्क लिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि परिवहन और संचार की भूमि का मनोरंजन और पर्यटन में लैंड यूज बदलने पर 20 के बजाय 10%, सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक में 40 के बजाय 15%, आवासीय में 60 के बजाय 15% तक का कहा जा रहा है कि औद्योगिक में 50 के बजाय 15%, व्यावसायिक में 100 के बजाय 15% शुल्क देना होगा। मनोरंजन और पर्यटन की भूमि का सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक में लैंड यूज बदलने पर सक्रिय रेट का 30 के बजाय 15% और आवासीय में 50 के बजाय 15%, औद्योगिक में 70 के बजाय 15% और व्यावसायिक भू उपयोग परिवर्तन पर 100 के बजाय 15% शुल्क देना होगा और सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक जमीनों का आवासीय में लैंड यूज परिवर्तन पर 20 की बजाय 15%, औद्योगिक में परिवर्तन पर 50 की बजाय 15%, व्यावसायिक में 100 की बजाय 15% शुल्क देना होगा। व्यावसायिक में आपको बता दें कि औद्योगिक लैंड यूज परिवर्तन पर अब 200 के बजाय 100% और व्यावसायिक परिवर्तन पर 100 के बजाय 15% शुल्क देना होगा। रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। आपको बता दें कि चार धाम में दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों की आंकड़ा अब 1 लाख के पार हो गया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में प्रतिदिन यात्रियों की संख्या की शर्त हटने के बाद ही चार धाम यात्रा रफ्तार पकड़ रही है और उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि चारों धामों में 7,876 यात्रियों ने दर्शन किए हैं, जिसमें बद्रीनाथ धाम में सबसे ज्यादा 2,418 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। अब तक चारों धामों में 1,03,860 तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं और केदारनाथ में प्रतिदिन दर्शन करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं केदारनाथ, आपको बता दें, केदारपुरी बाबा के जयकारों से गूंज रही है और साथ ही सायकालीन आरती में भी काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। बीते 5 अक्टूबर की बात की जाए तो वहां पे ई पास की बाध्यता खत्म होने के बाद से ही धाम में प्रतिदिन शिव भक्तों की संख्या बढ़ रही है। बुधवार को केदारनाथ में शाम तक आपको बता दें कि 4,000 से ज्यादा शिव भक्त दर्शन कर चुके थे। वहीं सायकालीन आरती में भी 1500 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए हैं। यात्रा प्रभारी युद्धवीर सिंह पुष्पवाण ने बताया कि बीते 18 सितंबर को अभी तक 48,000 से ज्यादा केदारनाथ में बाबा के दर्शन कर चुके हैं और केदारनाथ यात्रा के दिनों दिन रफ्तार पकड़ने पे होटल, रेस्टोरेंट, लॉन्च संचालकों को अच्छी बुकिंग मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये जानकारी भी दी कि दुकानदारों को भी नियमित ग्राहक मिल रहे हैं। यात्रा से केदार घाटी से लेकर पैदल मार्ग और धाम में रौनक बनी हुई है। वहीं हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए भी हेली कंपनियों के कार्यालय काउंटरों पर सुबह से ही यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है। यात्रियों के जरूरी दस्तावेजों की सोनप्रयाग में सघन जांच की जा रही है।
इतना ही नहीं, यात्रियों के पंजीकरण के साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन की भी रिपोर्ट और आधार कार्ड मांगा जा रहा है। उधर हाईकोर्ट के आदेश के बाद 4 धाम यात्रा के लिए देश के कई राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में चल रही बिजली किल्लत के बीच जल विद्युत परियोजनाओं से आपूर्ति घटने के संकट बढ़ गया है। बुधवार को इन परियोजनाओं से अचानक उत्पादन कम हो गया है, जिसकी वजह से यूपीसीएल की परेशानी बढ़ गई है। वहीं बुधवार को प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 2 घंटे और उद्योगों में 1.5 घंटे की कटौती की गई। प्रदेश में चल रही बिजली किल्लत की मुश्किलें बुधवार को और ज्यादा बढ़ गई। आपको बता दें कि यूपीसीएल मानकर चल रहा था कि एक्सचेंज से बिजली खरीदने के बाद अब केवल 17 लाख यूनिट की जरूरत होगी, लेकिन जल विद्युत परियोजनाओं ने पूरी आपूर्ति नहीं हुई है और जिस वजह से 3 लाख यूनिट की कमी पड़ गई है। इतना ही नहीं, आपको इसके आगे भी ये भी बता दें कि यूपीसीएल ने बुधवार को सुबह ग्रामीण इलाकों में 1.5 घंटे और उद्योगों में 1.5 घंटे तक कटौती की और अचानक आपूर्ति कम होने के बाद से ही यूपीसीएल ने शाम को ग्रामीण इलाकों में आधा घंटा की कटौती की है और बृहस्पतिवार के लिए उन्होंने यूपीसीएल इंतजाम करने में जुटा हुआ है। 2 मिलियन यूनिट की अगर बात की जाए तो बिजली एक्सचेंज से 7 रुपए 38 पैसे प्रति यूनिट की दर से खरीद ली है। लेकिन खबर आपको बता दें कि इसके आगे ये भी जानकारी मिल रही है कि मिलियन यूनिट बिजली का इंतजाम नहीं हो पाया था। माना जा रहा है कि अगर इंतजाम ना हुआ तो बृहस्पतिवार को स्थिति और बिगड़ सकती है। पिछले करीब 1 सप्ताह से चल रहे बिजली संकट के बीच उद्योग जगत भी चिंतित नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि ये भी कहा जा रहा है, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जो बिजली संकट है वो देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार ने सुनिश्चित कर लिया है कि बिजली की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार के साथ उद्योग भी ऐसी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। देहरादून के सेलाकुई में खनन सामग्री से लदे डंपर ने मंगलवार की देर रात करीब 1:45 पर सेलाकुई मुख्य बाजार में कंटेनर को टक्कर मार दी। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की चपेट में आने से शिवालिन इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 छात्रों की मौत भी बताई जा रही है, जबकि एक छात्र, डंपर चालक, हेल्पर और कंटेनर के चालक समेत 4 लोग घायल भी हो गए हैं। सड़क हादसे में मारे गए दोनों छात्र मनीष और विशाल, घायल छात्र प्रियांश रूममेट बताया जा रहा है और तीनों बायाखाला सेलाकुई में किराए में रह रहे थे और सभी शिवालिक इंजीनियर कॉलेज में बीटेक कर रहे थे। और बताया ये भी जा रहा है कि तीनों बीती मंगलवार को ही देर रात में सेलाकुई बाजार में टहलने के लिए निकले थे। इंडस्ट्री की एरिया में होने के कारण बाजार में देर रात चाय आदि की दुकानें खुली रहती हैं। चाय पीने के बाद रात करीब 1:40 पर तीनों कमरे की ओर लौट रहे थे। इस दौरान काल बने कंटेनर ने ही डंपर ने तीनों को रौंद दिया, जिसमें मनीष और विशाल मौत के घाट उतर गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। प्रियांश को चोटें भी आई हैं। हादसा इतना भीषण था कि डंपर और कंटेनर के टकराने और फिर उनकी टक्कर से आम के भारी भरम पेड़ के धराशाही होने की भी आवाज से आसपास रहने वाले लोगों की नींद से खुल गई और पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि मृतक छात्रों में से एक का भाई भी उनके साथ रूम में मेट था और उसके गहरे नींद में सोने के बाद से ही तीनों छात्र चुपचाप सेलाकुई बाजार के लिए निकले थे। हादसे में घायल छात्र प्रियांश भी गहरे सदमे में बताया जा रहा है। उसके सिर पर भी चोटें आई हैं और उसका दून अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं आपको इस बात पे इस घटना के बारे में और बताते हैं कि घटनाग्रस्त डंपर में फंसे चालक को बिजली के कटर और स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। वहीं कंटेनर के नीचे फंसे छात्र के शव को भी निकालने में पुलिस कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी है। स्थानीय लोग फायर सर्विस की मदद से सड़क किनारे गिरे आम के पेड़ को कटर की सहायता से काटकर यातायात को बहाल किया गया। सुबह होने पर दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को क्रेन की मदद से हाईवे से हटाया गया है। वहीं थाना प्रभारी डिप्टी एसपी नीरज सेमवाल ने यह भी बताया कि खासकर रात के समय भारी वाहनों की गति पर अंकुश लगाने के लिए शहर में हाईवे पर 3 जगहों पर जिगजैग लगाया जाएगा,
उन्होंने ये भी जानकारी दी कि तहसील प्रशासन का सहयोग लेकर अतिक्रमण के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा। बाजार में हाईवे किनारे जर्जर हाल में खड़े पेड़ों को भी कटवाने के लिए कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को अब एक जिला दो उत्पाद योजना के तहत देश दुनिया के बाजार में पहचान मिलेगी। उत्पादों का कारोबार बढ़ाने के लिए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और आपको ये भी बता दें कि उद्योग विभाग के चयनित उत्पादों को जिला स्तर पर ही पैकेजिंग, टेस्टिंग, बॉन्डिंग और भी कई किए जाएंगे। और प्रदेश के हर जिले में विशेष उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक जिला में दो उत्पादों का चयन किया है। आपको ये भी बता दें कि नई तकनीक और डिजाइन के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से स्थानीय उत्पादों पिछड़ रहे थे। और इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की है। लेकिन राज्य में एक जिला में दो उत्पादों का योजना में शामिल किया गया है। राज्य में एक ही जिले में कई तरह के स्थानीय उत्पाद हैं, इसलिए योजना में दो उत्पादों को लिया गया है। और उद्योग विभाग और से चयनित उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए भी जिला स्तर पर अव्यवस्थापना सुविधाएं विकसित की जाएंगी। और इसमें उत्पादों की नई डिजाइनिंग, पैकेजिंग और गुणवत्ता टेस्टिंग, कच्चा माल की उपलब्धता का होगी। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उद्योग मंत्री गणेश जोशी का साफ तौर पे इस बात पे कहना है कि एक जिला दो उत्पाद योजना से राज्य के स्थानीय लोगों को देश दुनिया में पहचान मिलेगी। साथ ही उत्पादों का निर्यात बढ़ाया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक जिले में उत्पादों की सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में भर्ती एक युवती की सही देख रेख न होने पर उसकी मां ने स्वास्थ्य मंत्री को फोन मिला दिया और अपनी पीड़ा उन्हें सुनाई। महिला ने कहा कि ना कोई चिकित्सक सही ढंग से उनकी बेटी को देख रहा है और ना उसे चढ़ाने के लिए प्लेट्स का भी इंतजाम हो पा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी बात उन्होंने साफ करते हुए कहा कि फोन पर फपक कर रो पड़ी और जिस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत देर शाम अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने इस पर नाखुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि इंतजाम कराने के लिए उन्होंने चिकित्सकों को भी निर्देश दे दिए हैं और युवती के इलाज में किसी तरह की कमी ना आए, ऐसा भी कहा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि श्रीनगर निवासी 20 साल की खुशबू रावत को नाक और मुंह में ब्लीडिंग हो रही थी और जिसके चलते ये अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और उसके प्लेटस में भी गिरे हुए चिकित्सक ने परिजनों को भी इसका इंतजाम करने के लिए कहा है और काफी जतन के बाद भी प्लेटलेट्स का इंतजाम नहीं हुआ है। वहीं युवती की स्थिति में भी बहुत सुधार नहीं दिख रहा है। ऐसे में युवती की मां ने स्वास्थ्य मंत्री को फोन कर अपनी आपबीती सुनाई है और मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर चिकित्सक और स्टाफ की क्लास भी लगा दी है। उनका कहना था कि इस तरह की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए थी। मरीज की हर जरूरत के लिए चिकित्सक और स्टाफ जिम्मेदार है। अस्पताल प्रबंधन इस बात का ख्याल रखे मरीज की किसी तरह की दिक्कत ना उठानी पड़े, उसे किसी व्यवस्थागत खामी के चलते दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो काम उनके आने पर हुआ है वो पहले ही हो जाना चाहिए था। इधर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर केसी पंत का ये साफ तौर पे कहना है कि युवती के नाक से ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, पर अब स्थिति बेहतर है। 3 यूनिट प्लेटलेट्स का इंतजाम अस्पताल के ब्लड बैंक से किया गया है और जबकि 4 यूनिट IMA ब्लड बैंक से मंगवा लिया गया है। चिकित्सक युवती को देख रहे हैं फिलहाल और उसका इलाज भी अभी जारी है। रामनवमी है। मान्यताएं के अनुसार रामनवमी के दिन भगवान राम ने राजा दशरथ के घर जन्म लिया था। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम की पूजा करने के लिए साथ ही हवन भी किया जाता है और कहते हैं कि रामनवमी के दिन हवन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं रामनवमी के बारे में।
इस साल 7 अक्टूबर दिन गुरुवार से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हुई थी, जो कि 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार को संपन्न हो रहे हैं। आपको बताते चले कि नवरात्र के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की गई। मान्यता है नवरात्र में जो भक्त विधि विधान से पूजा करते हैं उन पर माता रानी अपनी कृपा बरसाती है। शक्ति के लिए देवी आराधना की सुगमता का कारण माँ की करुणा, दया, स्नेह का भाव किसी भी भक्त पर सहज ही हो जाता है। ये कभी भी अपने बच्चे यानी भक्त को किसी भी तरीके से अक्षम या दुखी नहीं देख सकती। इनका आशीर्वाद भी इस तरह मिलता है जिससे साधक को किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह स्वयं सर्वशक्तिमान हो जाता है। इनकी प्रसन्नता के लिए कभी भी उपासना की जा सकती है, क्योंकि शास्त्राज्ञ में चंडी हवन के लिए किसी भी मूर्ति की अनिवार्यता नहीं रखी गई। नवरात्र के 9वें दिन इस आराधना का विशेष महत्व है। इस दिन के तप का फल कई गुना व शीघ्र मिलता है। आपको बताते चले इस फल के कारण ही इसे कामदूधा काल भी कहा गया। आपको ये भी बता दें कि सहस्त्र नाम में देवी के 1000 नामों की सूची मिलती है। इसमें उनके गुण है व कार्य के अनुसार नाम दिए गए। सहस्त्र नाम के पाठ करने का फल भी महत्वपूर्ण है। इन नामों से हवन करने का भी विधान है। इसके अंतर्गत नाम के पश्चात नमः लगाकर स्वाहा लगाया जाता है। इस नामावली के एक एक नाम का उच्चारण करके देवी की प्रतिमा पर, उनके चित्र पर, उनके यंत्र पर या देवी का आवाहन किसी सुपारी पर करके प्रत्येक नाम के उच्चारण के साथ नमः बोलकर भी देवी की प्रिय वस्तु चढ़ाई जा सकती है। जिस वस्तु से अर्चन करना हो वह शुद्ध, पवित्र, दोष रहित व 1000 होनी चाहिए। अर्चन में बिल्वपत्र, हल्दी, केसर या कुमकुम से रंग, चावल, इलायची, लौंग, काजू, पिस्ता, बादाम, गुलाब के फूल की पंखुड़ी, मोगरे का फूल, चारौली, किशमिश, सिक्का आदि का प्रयोग शुभ व देवी को बहुत प्रिय है। यदि अर्चन के एक से अधिक व्यक्ति एक साथ करें तो नाम का उच्चारण एक व्यक्ति को और इसके साथ साथ अन्य व्यक्तियों को नमः का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। अर्चन की सामग्री प्रत्येक नाम के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को अर्पित करनी चाहिए। अर्चन के पूर्व पुष्प, धूप, दीपक व नैवेद्य लगाना चाहिए। आपको बताते चले दीपक किस तरीके से होना चाहिए कि पूरी अर्चन प्रक्रिया तक वह प्रज्वलित रहे। अर्चनकर्ता को स्नानाद आदि से शुद्ध होकर धुले कपड़े पहनकर मौन रहकर अर्चना करनी चाहिए। इस साधना काल में आसन पर उसे बैठना चाहिए और पूर्ण होने के पूर्व उसका त्याग किसी भी स्थिति में उसे नहीं करना चाहिए। अर्चन के उपयोग में प्रयुक्त सामग्री अर्चन उपरांत किसी साधन, ब्राह्मण, मंदिर में देनी चाहिए। कुमकुम से भी अर्चन किया जा सकता है। इसमें नमः के पश्चात बहुत थोड़ा कुमकुम देवी पर अनामिका, मध्यमा व अंगूठे का उपयोग करके चुटकी से चढ़ाना चाहिए। रामनवमी पर आपको बताते चले हवन सामग्री में नीम, पंचमेवा, जटा वाला नारियल, गोला, जौ, आम की लकड़ी, गूलर की छाल, चंदन की लकड़ी, अश्वगंधा, मुलेठी की जड़, कपूर, तिल, चावल, लौंग, गाय का घी, इलायची, शक्कर, नवग्रह की लकड़ी, आम के पत्ते, पीपल का तना, छाल, बेल और इसके साथ साथ ये सारी चीजें शामिल करनी चाहिए। आपको बताते चले रामनवमी पर ही कन्या पूजन किया जाता है, तो आपको यहाँ पर ये भी समझना बेहद जरूरी है कि रामनवमी पर कन्याओं की पूजन कैसे करें। तो आपको बता दें नवरात्र कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं और एक लड़के को आमंत्रित करें। सभी के आने पर उनके पैर धोएं और उन्हें आसन पर बिठाएं। इसके बाद कन्याओं और एक बालक को रोली, कुमकुम, अक्षत से तिलक लगाएं। फिर गाय के उपले को जलाकर उसमें लौंग, कपूर और घी डालें। कन्याओं के लिए बनाए गए भोजन को पहले माता रानी को अर्पित करें। इसके बाद सभी कन्याओं और लांगुरिया को भोजन परोसना शुरू कर दें। जब सभी कन्या और बालक भोजन कर ले तो उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार दान दक्षिणा दें। सभी कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। अंत में सभी कन्याओं को विदा कर उनके ऊपर जल के छींटे छिड़के। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।